नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 25 जून 1975 देश के लोकतंत्र में शायद सबसे काला दिन। उस दिन की यादें, उस युग की यादें क्या महत्व रखता है 40 साल बाद इमरजेंसी आज के भारत के लिए। आज हमारे साथ हैं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल, जब 25 जून 1975 की यादें आपके सामने आती हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था उस समय, जिस दिन, उस रात को, अगर काली रात कहें, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन की? इमरजेंसी के बारे में हमको जानकारी रात को तो नहीं मिली। रात को केवल शायद राष्ट्रपति के पास ही जाकर के उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। लेकिन मुझे याद है कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ, जिनमें मेरे नेता वाजपेयी जी भी थे, एक संसदीय समिति की बैठक के लिए हम लोग गए हुए थे कर्नाटक। और सुबह सुबह, क्योंकि रात्रि को कुछ सूचनाएं आने लगी थी दिल्ली से कि जयप्रकाश जी गिरफ्तार हो गए हैं और भी कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं, तो इसीलिए स्वाभाविक रूप से इच्छा थी कि जानकारी करें कि क्या कुछ हुआ है। क्योंकि दिल्ली में जब थे तब भी सुनते थे कि कुछ न कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन प्रातःकाल जैसे ही न्यूज़ चलाई तो जहां अपेक्षा हम करते थे कि जो न्यूज़ रीडर्स हैं उनमें से कोई न कोई बोलेगा, तो उनके स्थान पर स्वयं श्रीमती गांधी की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने इतना ही कहा कि राष्ट्रपति ने और देश पर आंतरिक आपातकाल लागू किया है, इंटरनल इमरजेंसी लागू की है और वो अभी से लागू हो जाएगी। और इस कारण और भी कुछ कहा होगा, लेकिन उसका सार यही था कि इमरजेंसी इज ऑन। आप बंगलोर में थे? मैं बेंगलोर में। और वाजपेयी जी भी आपके साथ थे। आप वहीं अरेस्ट होते हैं और बंगलोर सेंट्रल जेल जाते हैं। जब आप अरेस्ट होते हैं, क्या आपको लगा कि क्या 1-2 दिन के लिए ही अरेस्ट होंगे? क्या वाकई आपको यकीन हो रहा था कि भारत जैसे देश में कोई प्रधानमंत्री अपने विपक्षी दलों के नेताओं को इस तरह से अरेस्ट कर सकता है? आपका एक कोई, डिड यू हैव अ प्रीमोनिशन कि ये हो सकता है? I did not have a premonition that there will be an emergency, but लेकिन लगा था कि कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा। और वो कुछ न कुछ इसलिए भी होगा क्योंकि 2 घटनाएं हुई थी थोड़ा समय पहले। एक घटना तो ये थी कि जिसकी जानकारी सभी को थी कि चुनाव हुआ था गुजरात में, और उस चुनाव में गुजरात उनका एक मजबूत गढ़ था, उसमें हम जीत गए थे। वो जीत एक घटना थी, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण घटना थी जिसकी जानकारी हमको अगले दिन मिली। शायद उसी समय मिली होगी जिस समय प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की। और वो घटना ये थी कि राजनारायण जी ने जो एक पिटीशन किया था, इलेक्शन पिटीशन श्रीमती गांधी के खिलाफ, उसको इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने स्वीकार करके और कहा था कि श्रीमती गांधी का चुनाव जो है वो अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन क्या आपको लगा था कि कुछ 2-3 दिनों में आप छूट जाएंगे जब आप जेल गए, कि ये 2 साल, लगभग 2 साल तक इमरजेंसी रहेगी? क्या आपको इसकी
कहीं ना कहीं आपको आकांक्षा थी कि ये हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस स्टेज पर की बात मैं कर रहा हूं, उस समय कितना समय हम अंदर होंगे, कितना समय इमरजेंसी होगी, इसके बारे में अंदाजे लगाने सरासर फजूल थे, कोई मतलब ही नहीं था। दिस वॉज समथिंग बाय इट सेल्फ, अपार्ट फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ द इनकार्सरेशन, बाय इट सेल्फ इट वॉज इनक्रेडिबल के एमपीज आए हुए हैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में भाग लेने के लिए बेंगलोर में, और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इनफैक्ट the reaction of the court also that day or a day later when we filed our habeas corpus was something similar to what's gone wrong with this government. And they were talking about at that point of time only the Bangalore authorities, as if it is the Bangalore authorities, the commissioner of police, who signed that warrant against us. लेकिन इंदिरा गांधी, हाँ, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, 40 साल बाद किस तरह से आप देखते हैं? जब आप कहते हैं कि इनक्रेडिबल था कि ये इस तरह की घटना हो सकती है, 40 साल बाद किस तरह से आप इंदिरा गांधी को देखते हैं? मैंने तो अभी पिछले दिनों में जब मुझसे पूछा गया कि आपको लगता है कि फिर से इमरजेंसी लग सकती है, मैंने उनको ये जवाब दिया, मैं समझता हूं कि जिन्होंने भी इमरजेंसी लगाई उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया देश के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ। और मुझे जब चिंता होती है भविष्य के बारे में, वो इस कारण होती है कि मैंने कहीं पर भी उस सरकार को जिसने इमरजेंसी लगाई, उस सरकार के किसी अधिकारी व्यक्ति से पश्चाताप का तनिक भर भी भाव नहीं सुना कि हमसे कोई गलती हो गई, हमको नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 40 साल में आपने कभी किसी कांग्रेसी से ये नहीं सुना कि इमरजेंसी जो हुई वो हमारी बड़ी गलती थी? किसी कांग्रेसी की बात मैं नहीं करूंगा, किसी छोटे मोटे कांग्रेसी ने कहा होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको वजनदार व्यक्ति कह सके सत्ता पक्ष का, ऐसा मैंने किसी से सुना नहीं। और इसीलिए मैंने जब उस दिन कहा, और जिसकी बड़ी चर्चा हुई है कि भाई इन्होंने, अडवाणी ने कैसे कह दिया कि I do not rule out the possibility of an emergency being imposed again, I gave this explanation. नहीं, क्योंकि लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि आज भी वो डर है कि कोई ऐसा डिक्टेटर हमारे सामने आ जाए। क्योंकि अडवाणी जी, आप देखिए, आज भी हर पार्टी में सीपीएम को छोड़ के कहीं ना कहीं वन मैन शो बन रहा है, बीजेपी में भी बन रहा है। तब लोग कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, आज लोग कहते हैं मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। लोग मुलायम सिंह यादव को देखिए समाजवादी पार्टी में, किसी भी पार्टी में आप जाकर देखिए, नीतीश, लालू, सोनिया गांधी, सब पार्टी में वन मैन शो हो गया। क्या आप उस प्रवृत्ति के खिलाफ थे, डिक्टेटरशिप? मैं हमेशा से खिलाफ रहा। क्या वो अभी भी डर और है? यहां तक कि मैं मानता हूं कि हमारे नेताओं में से वाजपेयी बहुत बड़े नेता थे, बहुत सफल नेता रहे, लेकिन मुझे याद नहीं कभी किसी ने इस प्रकार की भाषा बोली हो कि वाजपेयी इज इंडिया। मुझे याद नहीं, और अगर बोलता तो कम से कम मैं उनमें से कभी नहीं रहूंगा, मैं रहता नहीं कभी। तो क्या ये डर है इस वन मैन शो, कहीं ना कहीं जो पार्टी सिस्टम है वो खोखलेपन पर आ रही है, और इसी वजह से ये डर आप लोगों के सामने लगा? आई डोंट थिंक सो। हिंदुस्तान में ये प्रवृत्ति, जिसको तानाशाही कहा जा सके, कोई बहुत प्रबल रही है, मैंने नहीं अनुभव की। मैं तो लगातार, यहां तक कि अटल जी इतने बड़े नेता थे, लेकिन मुझे याद है कि मेरी बात का कितना उनको वजन मानते थे। अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं। यानी मैं इसको एक आखिरी बार क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि इस पर बड़ा विवाद उठा है और ऑपोजिशन नेता कह रहे हैं कि अडवाणी जी नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वाजपेयी, अडवाणी जी ये एक चेतावनी दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम हमारे एक प्रवक्ता ने, वो नेता नहीं है हमारे जी, एमजे अकबर, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि उनके मन में
आज की सरकार और आज के नेता और आज के प्रधानमंत्री बिल्कुल ही नहीं है। तो आप नहीं समझते कि नरेंद्र मोदी जी तानाशाह हैं? वो बात कर रहे हैं आज से 40 साल पहले की, और उस 40 साल पहले की बात को स्मरण करके कहते हैं कि जिन लोगों ने तब आपात को लगाया, उन्होंने कभी भी इसके लिए रिग्रेट नहीं किया है, उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया है। इसीलिए मुझे चिंता होती है। क्योंकि आपने कहा फोर्सेस दैट कैन क्रश डेमोक्रेसी आर स्ट्रॉन्गर, यानी जो लोकतंत्र को जो ताकतें हैं जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहेंगी वो और मजबूत हो गई है। इसका क्या और मजबूत नहीं हुई है, वो आज भी हैं, और आज होने के कारण, और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने जब लगाया, उस लगाने के बाद जो कुछ हुआ देश में, उसके लिए पश्चाताप का जरा सा भी भाव नहीं है। ये चिंता की। यानी आप कांग्रेस पर इशारा कर रहे हैं या हमारे पूरे कांग्रेस पर कर रहे हैं? कांग्रेस पर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पर नहीं, बीजेपी सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं। ये जो छोटे छोटे दल हैं जो वन मैन शो बन गए हैं, नहीं, उससे कुछ नहीं होता, उससे कभी इमरजेंसी नहीं लग सकती। उसके कारण उनकी पार्टी में एक प्रकार की तानाशाही आ सकती है, वो आती भी है। कई पार्टियों में तो एक प्रकार से हेरिडिटरी रूल हो गया है। लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या आप समझते हैं वो भी कमजोर हो गए? क्योंकि इमरजेंसी के जमाने में आपने एक बड़ी बात कही थी कि मीडिया जैसे हैं, कि आप जब मीडिया को कहा गया कि आपको एक तरह से मीडिया की स्वतंत्रता पर लगाम लगाया गया, when the media was asked to bend it crawled, मीडिया ने घुटने टेक दिया एक तरह से। क्या आप मानते हैं कि मीडिया जो है आज पूरी तरह से स्वतंत्र है भारत में? स्वतंत्र तो है, लेकिन उनके मन में सत्ता पक्ष को खुश करने की जो इच्छा है या उससे लाभ लेने की जो इच्छा है, उस कमजोरी के कारण वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अदरवाइज देयर इज नो कंपल्शन। यानी जो इमरजेंसी में मीडिया का रोल था, क्या आप समझते हैं आज भी वो डर आपके सामने है कि कहीं ना कहीं मीडिया कभी सत्ता देखकर उस पार्टी के साथ जुड़ जाती है और एंटी एस्टैब्लिशमेंट रोल जो होना चाहिए मीडिया का वो नहीं निभाती? मैं मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए लोग, खास करके जो सत्ता के निकट पहुंच गए हैं या सत्ता में रहे भी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो हमारे पास ताकत अर्जित हुई है, वो धन की ताकत हो चाहे सत्ता की ताकत हो, वो हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। ये मन में जो इच्छा है, उस इच्छा के कारण कई सारे दोष होते हैं, कई सारे अनैतिक कार्य होते हैं। यहां तक कि मैं मानता हूं कि जैसे सत्ता में आने के बाद धन अर्जित करने की इच्छा है और वो धन अर्जित करने की इच्छा के कारण आदमी अपराध करता है, उसी प्रकार से अगर सत्ता मिल गई तो सत्ता मेरे हाथ से चली न जाए, इस कारण भी गलत काम, अनैतिक काम करता है, उसमें से बातें निकलती हैं। लेकिन ये डर कहीं है आपको कि लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो या एग्जीक्यूटिव हो, ये चारों जो ढांचे हैं, कहीं डर है जैसे इमरजेंसी के जमाने में एक व्यक्ति पूजा में लग जाते हैं? ये डर है आपको कि व्यक्ति, हमारे आपने वाजपेयी जी का उदाहरण दिया, वाजपेयी जी के जमाने में या आपके जमाने में व्यक्ति पूजा नहीं थी पार्टी में, आपके पार्टी में नहीं थी, शायद कांग्रेस में भी एक जमाने में व्यक्ति पूजा नहीं थी। आज सभी पार्टियों में व्यक्ति पूजा शुरू हुई है, बीजेपी में भी शुरू हुई है। सर, क्या आप मानते हैं कि एक डर है आपको? नहीं, जहां पर भी होगा तो उसके कारण सत्ता हाथ से निकल जाए इसकी चिंता लगी रहेगी, और सत्ता हाथ से निकल जाए इसकी चिंता के कारण ही बहुत सारे दोष होते हैं। और वो इमरजेंसी इसी वजह से हुई, आपको लगता है कि इंदिरा गांधी को डर लगा कि सत्ता मुझसे चली जा रही है? सही बात। वाजपेयी जी ने 71 की लड़ाई में उनको दुर्गा की तरह कहा था, फिर 75 और इमरजेंसी आती है। आज लोग 40 साल बाद आपको लगता है किस तरह से आप इंदिरा गांधी को देखते हैं? इसीलिए एक ब्लॉग मैंने लिखा था अबाउट हिंदुस्तान में जो 14 प्रधानमंत्री हुए जी, उन सब 14 के बारे में लिखा था, और उसका जो टाइटल मैंने लिखा था वो था कि द बैलेंस शीट ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर्स। और उसमें मैंने
कहा कि जहां तक उपलब्धियां हैं, तो नेहरू जी की उपलब्धि थी कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के बाद तुरंत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाई सफलतापूर्वक, और उनकी अपनी निष्ठा थी उसके बारे में, इसीलिए उन्होंने उसको सफल भी बनाया। लेकिन कुल मिलाकर के जितनी सारी उनकी प्लस पॉइंट्स थी, उसमें एक उनकी हैंडलिंग ऑफ चाइना, और चाइना का उनका हैंडलिंग गलत था, और उसके दौरान आर्मी को इतना कमजोर कर दिया कि एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट का सामना करना पड़ा भारत को। उसी प्रकार से इंदिरा गांधी, उन्होंने काम किया, उन्होंने ये काम किया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, उपलब्धि थी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये एक इमरजेंसी लगा करके और इतना नुकसान किया देश का कि जिसके कारण लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, इसके बारे में भी लोगों को चिंता हुई। अडवाणी जी, लेकिन ये देखिए, और इसके विपरीत मैं पूरा करूं जी, इसके विपरीत मैंने गिनती करवाई कि क्या क्या उपलब्धियां थी अटल जी की, और वो सब उपलब्धियां होते हुए भी मैंने कहा मैं उनके साथ काम करता लगातार। मैंने कभी उनसे मैंने 10-11 उपलब्धियां गिनाई, मैंने कहा कभी उसके बारे में कोई अहंकार, कोई कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कभी नहीं सुना। और मैं मानता हूं कि ये एक गुण विनम्रता का, जो कुछ किया उसको बाकी साथियों को। अडवाणी जी, ये जो आपकी कमेंट है, लोग अब कंट्रोवर्शियल मानेंगे कि अडवाणी जी कह रहे हैं कि आज के नेता अहंकारी हो गए हैं, उस जमाने के नेताओं में ज्यादा विनम्रता थी। देखिए आप, you don't, I have not related anything that I have said in my yesterday's Indian Express report to any individual, except today एक सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि मैं देख रहा हूं I am talking about, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आज के नेताओं, मुझे लगता है, मैं खुद कहूं कि आज के नेताओं में वो विनम्रता नहीं है जो मैंने आपके जमाने के नेताओं में देखी है। ठीक है, मेरे जमाने के नेताओं, क्या ये सही है? मैंने वो आपका जजमेंट है ना, लेकिन मैं तो ये कहता हूं जो जीवन भर मैं जनसंघ का, तो खैर बाद में बना, क्योंकि बना ही जनसंघ बाद में, लेकिन मैं संघ का स्वयंसेवक बना 14 साल की आयु में, और 14 साल की आयु से लेकर के आज तक मैं मानता हूं कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर जिसको भी सत्ता मिलती है उसको बहुत अधिकार प्राप्त हो जाता है, वो धन से ज्यादा है, और उस अधिकार को प्राप्त करने के बाद जो विनम्रता नहीं रख सकेगा तो वो कोई देश की सेवा नहीं कर सकेगा। अडवाणी जी, आप देखिए 40 साल में और एक बदलाव आया है। तब एंटी कांग्रेसिज्म था, आज आपने कहा कि कांग्रेस ने कभी पछतावा, उनकी टॉप लीडरशिप ने इमरजेंसी के लिए कभी पछतावा नहीं जताया। लेकिन आज देखिए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, अनेक नेता जो जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के उस राजनीति के खिलाफ थे, आज वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। आज क्या एक नया विभाजन हुआ है? तब कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट हुई थी, आज लोग बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। एक सो कॉल्ड बीजेपी एंटी बीजेपी डिवाइड आज 40 साल बाद हमारे पॉलिटिक्स में हुई है। मैं समझता हूं कि ये कभी कभी होती रहती है। किसी स्टेज पर भी अगर एक आध पार्टी बाकी सबसे अधिक बढ़ जाती है तो बाकी पार्टियों में इकट्ठे होकर के और उसको नीचे दिखाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 25 जून 1975 के बाद और आप उससे जुड़े हुए थे, रथ यात्रा हुई, 6 दिसंबर 92 होता है। क्या आपको लगता है वहां एक डिवाइड हो गया? उसके बाद एक डिवाइड 75 के टाइम पे था एंटी कांग्रेसिज्म का, 92 के रथ यात्रा के बाद, राम जन्मभूमि के मूवमेंट के बाद वो एक डिवाइड आपके एक तरह से हमारी राजनीति में आया। क्या आप मानते हैं? हो सकता है, और ये तो स्वाभाविक है, कोई रिग्रेट्स नहीं, लेकिन इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने आज कहा कि कांग्रेस ने कभी पछतावा जताया नहीं कि इमरजेंसी हुई,
कांग्रेस वाले कहेंगे कि अडवाणी जी और बीजेपी ने कभी पछतावा नहीं जताया कि राम जन्मभूमि मूवमेंट हुई और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। मैंने कभी पछतावा जताने का तो सवाल ही नहीं। मैं तो गर्व करता हूं कि राम रथ यात्रा करके और राम के बारे में एक बार फिर से सारे देश में एक आस्था और श्रद्धा का भाव प्रबल करके मैंने बहुत तो अच्छा कांग्रेस ही अगर 6 दिसंबर 92 को जुड़ जाए, 25 जून कहे, 25 जून 75 और 6 दिसंबर 92, ये दोनों लोकतंत्र के लिए सबसे काले दिन है, तो कैसा? मैं उससे सहमत नहीं हूं। बिल्कुल सहमत, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं तो इतना कहूंगा कि ये जो इमरजेंसी थी, उस इमरजेंसी के लिए ये शाह कमीशन की रिपोर्ट ये मेरे पास पे पड़ी है। उस शाह कमीशन की रिपोर्ट का जिस प्रकार का हाल किया इस सरकार ने, जिस सरकार ने इमरजेंसी लगाई कि इनकी सारी प्रतियां गायब कर दी। नॉट वन सिंगल कॉपी अवेलेबल। दिस इज विकिपीडिया सेइंग दैट एक कॉपी इट इज नाउ बिलीव दैट नॉट अ सिंगल कॉपी ऑफ दिस रिपोर्ट एग्जिस्ट इन इंडिया। And now this is a reprinted copy compiled and edited by Ira Sezian. This needs to be shown to everyone. And yes. I was asked to come in Madras and release it. I did release it. तो आप एक तरह से आज कह रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाकई चाहें तो उन्होंने इमरजेंसी के लिए खेद जताना चाहिए इस 40 साल के एनिवर्सरी में। अपराध बोध का आभास होना चाहिए सारे देश को कि इनको आज बहुत बड़ा अफसोस है कि हमसे गलती होगी। लेकिन जनता तो जीत गई, कम से कम 75 के बाद 77। इसीलिए मैंने अपने इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में ये कहा, तो उसका जो एक अच्छा परिणाम हुआ वो ये हुआ कि उसके कारण जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई उनको चुनाव में भुगतना पड़ा। यानी अगर कोई आज इमरजेंसी लगाना चाहे या अगर आज कोई तानाशाह बनना चाहे तो उनको दोबारा सोचना पड़ेगा। आखिर में मैं आपको पूछूंगा, आपने किताब में लिखा है कि उन महीनों में जब आप जेल में थे तो आप म्यूजिक सुनते थे। आपने एक तलत महमूद के एक बुक रिलीज में कहा कि आप हिंदी फिल्म गाने सुनकर अपना समय बिताते थे। क्या उसी वो तो इसलिए कहा क्योंकि उस दिन वो आए थे हमारे जो थे ना, हमारे तलत महमूद के कोई, तलत महमूद के नहीं, तलत महमूद की तो पुस्तक थी जी, लेकिन अमीन सयानी जी तो अमीन सयानी उन दिनों में वो फिल्म सॉन्ग्स बिना का गीत माला, हाँ बिना का गीत माला आदि वो उन्होंने किया था। मेरे पास उन्होंने भेजे भी हैं कई सारे टेप्स। तो उस अमीन सयानी के कारण मैंने उनको कहा कि हम तो आपका सुनते थे उस समय, कोई दूसरा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, बाकी तो हमको बाहर भी नहीं जाने देते थे और मेरे घर वालों को भी मिलने नहीं देते थे, बच्चों को मिलने नहीं देते। थैंक यू सो मच अडवाणी, थैंक यू सो मच।